मित्रों नमस्कार। सनातन के योद्धा मंच पर मैं राजेश चेतन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरा भाग्य है कि मेरे स्टूडियो में सनातन के ऐसे योद्धा विराजमान हैं जो कि उत्तराखंड देवभूमि के निवासी हैं और घूमते घूमते दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में भी वो जो सेवा का काम कर रहे हैं वो एक शिक्षाविद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हेल्थ के लिए बहुत काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोविड के पुरोधा हैं, कोविड से बचकर निकले। और वो घटना भी मैं उनसे सुनूंगा कि कोविड में जिनको मृत घोषित कर दिया था और वो वहाँ से बचकर आज वो केदारनाथ मंदिर दिल्ली में उसकी परिकल्पना करते हुए उस मंदिर के निर्माण कार्य में लग गए हैं। ऐसे एक सनातन के योद्धा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आपसे उनकी भेंट करवाता हूं, उनसे मुलाकात करवाता हूं, उनसे संवाद करवाता हूं। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, सादर नमस्कार सुरेंद्र रोतेला जी। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। सुरेंद्र रोतेला, सुरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को आपके इस धरा पर कैसे आपका अवतार हुआ, कहाँ पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए, आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका परिवार, थोड़ा सा आपका परिचय दर्शकों से हो जाए। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा जन्म तो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में एक हमारा गांव है, अजोली गांव बोलते हैं उसको, जो कि जिम कॉर्बेट से 21 किलोमीटर आगे है। ओके। और वहाँ से सड़क से 7 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा गांव है। उस गांव में नदी के किनारे में पैदा हुआ जी। अरे वाह। और डेली 7 किलोमीटर सड़क के पास स्कूल होता था। डेली वहाँ से 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना। 14 किलोमीटर रोज चलते थे पढ़ने के लिए। क्या बात। और जब मैं 9 वर्ष का था जी, तब पहली बार स्कूल गया, क्योंकि छोटा बच्चे को स्कूल भेजते नहीं थे। अच्छा, हाँ, तो छोटा बच्चा चलेगा कैसे 9 हाँ जी, 14 किलोमीटर। और एक छलांग ऐसी लगाई कि 17 साल की उम्र में मैंने 12वीं पास कर ली जी। अरे बाप रे, 8 साल में ही 12वीं पूरी कर ली। हाँ जी, हाँ जी। नकल की उन्होंने, पक्का बात है, उन्होंने नकल की थी क्या? पता नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट था जी। नकल तो वहाँ होती नहीं थी। अच्छा, नकल नहीं होती। नकल पता भी नहीं था जी उस टाइम पे, नकल के बारे में पता नहीं था जी। ठीक है। और साइंस, 2 सब्जेक्ट होते थे, साइंस और एक आर्ट्स, कॉमर्स नहीं होता था गांव में। मैं पहला बच्चा था जी जो अपने एरिया से 10वीं में, वहाँ 9th क्लास से साइंस स्टार्ट होती है जी। मैं पहला बच्चा था अपने पूरे इलाके के अंदर, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर पहला बच्चा उसने 10वीं पास करी जी। अच्छा, साइंस से। क्या बात। अच्छा। और जब मैंने 12वीं पास करी तो 12वीं पास भी जिस स्कूल से मैंने करी, उस स्कूल में भी साइंस से पहला बच्चा पास हुआ जी। अच्छा, क्या बात। तो ये सोचते थे जी, पता नहीं मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था या उस महादेव की कृपा थी कि वहाँ से जब निकले तो दिल्ली में डॉक्टर बनने के लिए आया था जी। अच्छा। फार्मासिस्ट, मतलब डॉक्टर तो नहीं, गांव में उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। हाँ। गांव में डॉक्टर तो पहुँचते नहीं। हमारे उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में कोई डॉक्टर जाने को आज की डेट में भी वहाँ जाने को राजी नहीं होता जी, कि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो फौजी बनने का ज्यादा शौक बस वो शौक था जी। बस मेरे को कद काठे, और एक ही बाप का एक बेटा था, तो मुझे उन्होंने फौज में नहीं भेजा जी। फौज में नहीं भेजा। हाँ। तो वो बनने के लिए दिल्ली आए थे जी। और पता लगा कि दिल्ली मेरे 82% मार्क्स आए थे 12th में। अच्छा, अरे वाह। और हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती थी वहाँ। और ये सोच के आए थे कि दिल्ली में शायद डॉक्टर बन जाऊँ। पता था नहीं डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो पता चला यहाँ पे BSc में एडमिशन करने के लिए या कोई भी एग्जाम करने के लिए आपको तो एक पहली बात तो इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, और हमें हिंदी मीडियम पढ़ के आए थे। अंग्रेजी आती नहीं थी। 6ठी में तो ABCD पढ़नी शुरू की। हमारा हालत भी वैसी थी। उसके बाद जी जब यहाँ आए तो पता लगा कि कट ऑफ ही 84% गई है जी। तो हमारा नंबर नहीं आया। राजेश जी, मतलब ये समय देखा कि मैं एक टाइम अकेला आया था जी गाँव से। अच्छा, अकेले आए थे। एक टाइम खाना बनाता था, उसको 3 टाइम खाता था। और 2 जगह जॉब करता था जी। दिन में एक फैक्ट्री में काम करता था, रात को एक जगह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। और
शाम के टाइम इवनिंग टाइम में कॉलेज जाता था जी। जो इवनिंग में ओपन लर्निंग की कोई क्लासेस लगती है ना जी, सैटरडे संडे क्लासेस लगती थी उस टाइम पे, तो वो क्लासेस जाता था जी। तब मैंने बीए करी जी वहाँ से, क्योंकि साइंस में तो कोई स्कोप था ही नहीं, नंबर तो आया नहीं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने बीए करी। उसके बाद जी धीरे से जब जॉब के साथ साथ हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, 92 की बात है जी, तो हम टीवी के नॉब बनाते थे, चैनल जो खटके होते हैं ना, टक टक करके जो चैनल बदलते थे वो बनाते थे जी। पहले टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता था, बेलटेक और ओनिडा का टीवी होता था। यस यस, उस टीवी के घर में वही टीवी था, वहाँ से बिजनेस की शुरुआत करी। अच्छा। उसके बाद जी हमने जब वो प्लास्टिक में हमने अपने आप को आगे बढ़ाया, तो मैंने ISI हेलमेट बनाए जी। अच्छा, हेलमेट भी बनाए? हेलमेट बनाए जी। अच्छा। उसकी पूरी फैक्ट्री बनाई। हाँ। और पोल्यूशन के चक्कर में गवर्नमेंट ने फैक्ट्री आनंदपुर में थी, तो उन्होंने बंद करके उन्होंने बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट दे दिए कि हाँ वहाँ जाओ, नहीं तो आपकी फैक्ट्री सील हो जाएगी। वहाँ सुविधा थी नहीं, तो हमने वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी जी, फैक्ट्री बंद कर दी। इन बिटवीन मैंने गवर्नमेंट का एक आउटसोर्स का होता था कि आप टेंडर लो और आउटसोर्स का बिजनेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में मैन पावर देते थे जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा। और मल्टीटास्क ऑफिसर, जो लड़के होते हैं मल्टीटास्क जो करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, वो काम स्टार्ट किया जी। और 6000 आदमी मेरे पास काम करते थे। अरे वाह, इन बिटवीन टिल कोरोना तक मैन पावर सप्लाई करते थे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारे को सैलरी देती है, पेमेंट हमें देती है, हम उनको ऑन रोल, हमारे रोल पे होते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं। बहुत अच्छा। और गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, वो सर्विस चार्ज देती है, लड़कों के अकाउंट में पूरा पैसा जाना चाहिए। वो उसका जब तक उनके अकाउंट का डिटेल नहीं जाता तब तक उसकी पेमेंट नहीं होती। अच्छा। बहुत अच्छा मोदी जी ने एक सिस्टम बना दिया जी, बहुत कि आपको जब तक उनके ECS उनके अकाउंट में नहीं जाएगा जी, तब तक आपको पेमेंट नहीं होगी। हर बंदे का टैली होता है। तो ये काम हम आज भी करते हैं, और लेकिन कम करते हैं, पहले से कम करते हैं। उसके अलावा जी दिल्ली में हमारे UK ड्रमा के नाम से एक चेन है जी, जिसमें हम स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। UK ड्रमा? अच्छा। उत्तराखंड UK। अरे वाह, आपने धरती साथ जोड़ रखी। क्या बात। और ड्रमा मतलब डर्माटोलॉजी का सर्विस काम करते हैं। ठीक है। मेरी बेटी डॉक्टर है। अच्छा। और वो उस काम को चलाती है। और उन्होंने चेन खोले में जी, वो जगह जगह पे जिनको भी स्किन की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, तो वो लोग काम करते हैं जी। और इन बिटवीन 2006 के आसपास हमने शुरुआत सोचा था कि किन्हीं बच्चों की, जैसे अब थोड़ा सा हम इस लायक भगवान ने हमें बनाया, तो किसी को ना शिक्षा दी जाए, कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आनंदपुर में एक जगह जी नेहरू नगर, उस नेहरू नगर में एक छोटे से स्कूल से शुरुआत करी। और जहाँ शुरुआत करी वहाँ टोटल लेबर क्लास लोग रहते हैं जी, जहाँ पे आनंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, त्रिनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, शास्त्री नगर की इंडस्ट्रियल एरिया है, रामा रोड का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जी। वहाँ से लेबर क्लास लोग रहते हैं, जो लोग की जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और बड़ा कम पैसा वो दे सकते हैं। तो वहाँ स्कूल स्टार्ट किया जी। आज की डेट में स्कूल में 1800 बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात। उसमें से 167 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ जी, उनसे कोई पैसा नहीं लेता। क्या बात। EWS के अलावा। अच्छा, EWS वो अलग है, EWS को तो गवर्नमेंट का सिस्टम है। हाँ, गवर्नमेंट का। लेकिन 167 बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर नहीं है, या जिनकी मदर नहीं है, या जिनके फादर कमाते नहीं है, जो ड्रिंक करते हैं, ये जो लोग बेघर हैं, उन लोगों में आज की डेट में तब से लेकर आज तक रूटीन बनाया हुआ जी, कि जो पैसा यहाँ से कोई 2 पैसा आता भी होगा तो इन बच्चों की सेवा मानना चाहिए, इन बच्चों को लगना चाहिए। ये कहीं न कहीं उनकी दुआएं लगती हैं जी, मतलब मैं जो मानता हूँ उन बच्चों की दुआएं, और जो हम कर सकते हैं किसी के लिए, उसकी बड़ी दुआ लगती है जी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ जी। आपकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, इस पर तो मैं नावल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ। तो ये तो स्टोरी आपकी फिल्म, एक सिक्योरिटी मैन के रूप में जो काम कर रहा है, रोटी एक बार बना रहा है, 3 बार खा रहा है, शाम को सीटी बजा के मोहल्ले को जगा रहा है सिक्योरिटी, और वो व्यक्ति आज ये संघर्ष की यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी कि आज आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और 1800 बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। तो ये जो आपकी जो ये यात्रा है सुरेंद्र जी, इस यात्रा के पीछे कोई विचार तो होगा, कोई थॉट तो होगा, कोई संस्कार तो होगा। वो क्या है, जो बीज क्या है जो ये यात्रा इस प्रकार से चली जा रही है? ये देखो जी, माँ बाप ने जो संस्कार दिए जी जी, उनके संस्कार में एक ही बेटा हूँ जी अपने माँ बाप। अरे एक ही बेटे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और उन्होंने बचपन में, जैसे छोटा नाम होता है ना बच्चों, सोनू मोनू टोनू जो लोग नाम रखते हैं, ऐसे मेरा नाम शिव रखा था जी। शिव? हाँ। अच्छा।
और हमारे घर में जहाँ हमारा प्रॉपर गांव है वहाँ एक शिव जी का मंदिर है जी। वो मुझे बचपन से बोलते थे कि तुमको मंदिर में जाना है, रोज जाना है और तुझे जल चढ़ाना है। अच्छा। और वो तब तो शुरू में तो इतना ज्ञान था नहीं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, लेकिन एक मन में था कि रोज जल चढ़ाना है। नदी, घर के आगे नदी है, उस नदी में से जल लेके आते थे और रोज जल चढ़ाते थे उसके अंदर, शिवलिंग के अंदर। और शिवलिंग भी वहाँ पे प्रॉपर जो शिवलिंग जैसे बनते हैं पत्थर के बने, जो बनावट वाले होते हैं वो नहीं, प्रॉपर पत्थर का शिवलिंग होता है जी वहाँ गाँव में, उस शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। वो संस्कार तभी से हैं जी माँ बाप ने कि आपको अच्छा करना है, किसके साथ गलत नहीं करना। ये शुरू में ऐसी धारणा रही जी, हमने अपने आप को कष्ट पहुँचाया होगा लेकिन सामने वाले को कष्ट पहुँचाने की कोशिश नहीं करी। ये तो सनातन है, यही सनातन है। ये सुरेंद्र जी, दिल्ली में इस समय सनातन का एक बड़ा भारी जागरण दिखाई पड़ रहा है। मंदिरों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं दिल्ली में। खाटू धाम दिल्ली धाम बन रहा है, बागे माँ बगलामुखी का धाम बनाने की योजना चल रही है दिल्ली में, और ना जाने कितने सारे काम चल रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण काम, क्योंकि सौभाग्य से उस दिन संचालन आपने मेरे को दे रखा था, और भारत के एक बड़े सनातन संत पूज्य कैलासानंद जी महाराज के कर कमलों से मैंने देखा वो कार्यक्रम हो रहा था, और आपका उनसे प्रेम मैंने देखा कि महाराज जी आपसे कितना स्नेह करते हैं। कैलासानंद जी महाराज सनातन के इस समय जो अग्रणी पंक्ति के संतों में से एक हैं कैलासानंद जी महाराज। तो ये जो केदारनाथ को केदार धाम बनाने का पहले आपका मन था, बाद में हरि की कुछ इच्छा और थी, आपने उसको केदार मंदिर नाम दिया है। ये कैसे आपके मन में संकल्प जागा, क्या इसकी पीछे की संरचना रही है, क्या रहा है, थोड़ा सा बताइए तो अच्छा रहेगा। मैं 2020 में जब पहला कोविड आया था, उस कोविड की चपेट में मैं भी आया जी। और हॉस्पिटल में उस वक्त बेड नहीं मिलते थे, बड़ी मुश्किल से गंगाराम में मुझे बेड मिला जी। गंगाराम के बाहर एक सिटी हॉस्पिटल है, उन्हीं का ही है। मैं भी उसी में रहा और वहाँ 27 दिन तक रहा। अच्छा। 27 डेज। अच्छा। 27 दिन बाद डॉक्टरों ने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि ऐसा है जी, इनको ना मुश्किल 2 या 3 घंटे का समय बचा है और आप इनको ले जाइए, आप इनको देखा भी नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको ना लेके जाएं और हम तो इसके बाद इनको सीधे यहाँ से सीएनजी पे लेके जाएंगे, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे नहीं, कहीं आप बोलो मुझे दर्शन कर रहे हैं, दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो वो 27 दिन से नीचे रोड पे थी जी, जहाँ पे नीचे ऊपर तो किसी को आनंद देते थे बेड के अंदर कोविड की वजह से, तो जितने भी उनके अटेंडेंट थे सब रोड पे रहते थे। तो वो ऐसे ही वो रोते हुए, वो हमारे पड़ोस में एक आरएसएस के काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, उनके पास गई कि ऐसे है जी, वो जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो अभी मिनिस्टर हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि उनसे बात हो जाए और वो उनके थ्रू कुछ क्या पता ही बच जाए। तो वो उन्होंने उनको फ़ोन किया या क्या किया, हर्षवर्धन जी ने गंगाराम में वहाँ पे राणा करके उनके चेयरमैन होते थे, डॉक्टर राणा है, हाँ जी, यस यस, उनको फ़ोन किया दी और राणा जी अपनी टीम को लेके वहाँ पे आ गए, उसी मेरे वहाँ सिटी हॉस्पिटल में, और 5-6 लोग थे जी उनके साथ। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या इनको प्रॉब्लम है, तो मेरा ना ऐसे पेट ऐसे इतना बड़ा बढ़ गया था जी, पेट ये पानी भर गया था पेट में, नहीं बता रहा हूँ पेट क्यों बढ़ा हुआ है। बोले इनको ना किडनी में स्टोन था और वो स्टोन जो है ना फूट गया और हम इनको ऑपरेशन में ले जा नहीं सके क्योंकि कोविड ना फैल जाए, क्योंकि वहाँ सारे लोहे के औजार होते हैं तो उनको फैल ना जाए, इसलिए लेके नहीं जाए। और ये अब क्या है, इनकी ना पस बन गई है, ठीक है, और मल्टी ऑर्गन फेल हो गया। अरे बाप रे, किडनी लंग सारे फेल हो चुके हैं, पूरा पस फैल गई है पूरे पेट के अंदर, और मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा तब तक, और मैं सब कुछ सुन रहा हूँ 1.5 से 2, हाँ सेंस में थे, पूरे सेंस में कि 1.5 से 2 घंटा बचा जी। मैंने इनकी वाइफ को 2-3 घंटे पहले फ़ोन कर दिया था। तो राजेश जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक सांस के लिए, एक सिंगल सांस आ जाए, मैं यही केदार बाबा को पिछले 17 साल से मैं केदार मंदिर जाता हूँ जी। अच्छा, केदारनाथ हर साल जाता हूँ? हर साल जाता हूँ। अच्छा, बिना नागा जाता हूँ जी। अच्छा, पहले जो हेलीकॉप्टर नहीं होते थे, अब तो खैर हेलीकॉप्टर सेवा हो गई है, पदयात्रा। मैं तो एक बार गया था, उसी में मुझे घोड़ा लेना पड़ा था रास्ते में। नहीं, मैं तो जाता हूँ जी। तो मैं वहाँ पे जब सुन रहा था तो मैंने एक ही बात बोली कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा, कोई बुराई नहीं करी, किसी का धोखा नहीं करा, किसी से चीटिंग नहीं करी, और मुझे भगवान उठा के ले जा रहे हैं।
और जिंदगी भर सिर्फ मेहनत 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 करते रहे और कभी ये नहीं सोचा कि अपने लिए कुछ कर लूं। और ये करते करते हम चल पड़े। तो जब मैं वहाँ पे था, मुझे आज भी वो चीज़ याद है, मुझे उन्होंने ना ऐसे पैर से पहले पैक करा। वो पहले सफ़ेद कपड़ा उड़ा दिया। हाँ। एक पैरों में बांधा, एक घुटने में बांधा, एक कमर में बांधा, एक यहाँ बांधा। इतना पोर्शन खोला हुआ था जी, ये पोर्शन। मतलब पैकिंग शुरू कर दी पैकिंग शुरू कर दी। उनको जल्दी थी कि जाएं और दूसरा आए और हमारे को पैसे दें। मेरा मेडिकल एम था, उसको पैसा उनको मिलता था कुछ भी नहीं। तो उनको लगा कि जो पैसे वाले लोग बहुत सारा पैसा लेके आए हुए ना जी, उनको लेके यहाँ पे एडमिशन देते हैं जी उनको। ठीक है। तो और मैं सेंस में था जी। अच्छा। बिल्कुल सेंस में था कि मुझे बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक पुकारता था उस महादेव को कि मुझे एक सांस आ जाए, अगली सांस आ जाए। उन्होंने मेरे यहाँ ना ब्लड से भी लगाया हुआ था जी कि यहाँ से ग्लूकोज उसमें जो होता है कि भाई यहाँ से कैनुला कि उसके थ्रू की ऑक्सीजन बने बॉडी के अंदर, ब्लड से नहीं बन रहा था। 2 नाक में लगाए हुए थे, उससे नहीं बन रहा था। एक मुंह में लगाया था, लेकिन सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मैं अपने आप को समझ चुका था कि मैं मर चुका हूँ। 1.5 घंटा क्या होता है जी, कब आंख बंद हो गया कुछ पता नहीं। इन बिटवीन वो डॉक्टर आए और उन्होंने जी, उसने बोला कि अब यहीं पे इनको ऑपरेट करो जी और ये पस निकालो बाहर। अच्छा। तो जी उन्होंने यहाँ पे ना 7 जगह पे कट मार के और वहीं पे पस निकालना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उसके मेरे को तो उन्होंने वो एनेस्थीसिया दे दिया। और एनेस्थीसिया देने का मुझे तो पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 दिन बाद सवेरे 4:30-5 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। तो मुझे लगा कि मुझे नींद आई हुई थी, मैं नींद से जगा हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे तो एनेस्थीसिया देके बेहोश करा हुआ था। तो जी मैंने पड़ोस पे उस जिस रूम में मैं था एडमिट, तो उसमें पर्दा लगा के 2 रूम थे, बेड थे जी, एक इधर एक इधर। मैंने पड़ोसी को आवाज़ दी, भाई साहब नहीं जगह, नींद का उनको खुला हुआ था, नींद नहीं खुली उनकी। उनकी नींद सुबह 6 बजे खुली थी। बोला हाँ जी आप कुछ बोल रहे हो? मैंने कहा जी भाई साहब मुझे थोड़ा पानी पीना है। उन्होंने पर्दा हटा के देखा तो पता चला मैं ठीक ठाक हूँ। बोला आप भाई साहब ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। नर्स को बुला दो। तो नर्स आती है जी बेल करके। उसका पहला क्वेश्चन होता है तू जिंदा है? अरे बाप। मैंने बोला मुझे क्या हो गया था? बोले तू मर गया था। अच्छा। मैंने कहा ये हो सकता है। मैंने कहा नर्स हाँ मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे पानी पीना है। हम नहीं देगा, डॉक्टर देगा, डॉक्टर 9 बजे आएगा, वो देगा। ठीक है जी, कुछ कह नहीं सकते उसको। और इतनी प्यास लगी थी, ये लगता था कि सारा पानी इकट्ठा करके मैं पी लूँ। डॉक्टर पूजा खोसला थी, उसकी पूरी टीम थी, जो लोग मेरा ट्रीटमेंट देख रहे थे। वो आई 9 बजे। उसने बोला बहुत अच्छी, मतलब आज भी तारीफ़ है। बोले सुरेंद्र जी आप रिकवर कर जाओगे। हॉस्पिटल में आपके बराबर में, जो मेरे बराबर में बीच में पर्दा था जी, उस पर्दे के इधर 4 लोग जा चुके थे इन बिटवीन मेरे साथ। अच्छा। 4 लोग जा चुके थे। एक हमारे एरिया के जो हम जहाँ हमारा प्रॉपर हमारा गांव है, वहाँ के जो एमएलए थे वो नीचे फर्स्ट फ्लोर में थे 105 नंबर में, मैं 216 नंबर में था, वो भी जा चुके थे। ओहो। और बीजेपी के एमएलए थे, पूरी बीजेपी की सरकार लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि जब जो आदमी एमएलए होके 3 बार का एमएलए होके उसको नहीं बचा पाया, मुझे कौन बचा रहा है? पहले ही हार चुका था, जिंदगी हार चुका था। तो डॉक्टर आई जी, मैंने बोला ये खोल दो। उन्होंने पूरा मेरे हाथ पैर, हाथ ऐसे बधे हुए थे जी, उन्होंने मेरे हाथ पैर खोल दिए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा पानी दिया। उस पानी को मेरे से ऐसे करके ना उन्होंने थोड़ा सा कॉटन से लगाया। बोला जी आपको 12 बजे आधा गिलास पानी पीना है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है आपका। 12 बजे फिर थोड़ा सा पानी दिया जी, और ऐसा लगा कि वास्तव में शायद मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अपने आप से एक पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट होगी बॉडी के अंदर कि हाँ मैं बदलने वाला है। बस रचित जी वो दिन था, मैंने दिमाग में एक चीज़ सोची कि जो भी मेरे पास था, जो भी परमात्मा ने दिया हुआ है, ये यदि मैं चला गया होता तो साथ तो गया नहीं, कुछ गया नहीं। ठीक बात। तो ये तो यहीं कहीं रहता, उस पर कहीं पे कोई कब्जा करता, कहीं पे कोई गुंडागर्दी करता, कहीं पे कोई कुछ करता। मैंने जी वो सारी चीज़ें बेच के, अपना घर बेच के, और ये मन बनाया कि मैं क्यों ना एक भोले बाबा का मंदिर बनाने की सोचूं और कहीं पे जगह ले लूँ जी। क्या बात, क्या बात, कि जिसको सब कुछ दांव पे लगा दिया, दुनिया याद करे। क्या बात, जिसको दुनिया याद करे। दुनिया सोचे कि एक ऐसा पागल भी था जो सब कुछ बेच बाच के और मंदिर चला गया। ये तो मंदिर तो हजारों साल रहेंगे, हम तो थोड़े साल रह के चले जाएंगे। ठीक है। तो ये परिकल्पना दिमाग के अंदर आई। ठीक है। मैंने उसकी एक जगह परचेज करी जी, जहाँ पे भी मंदिर है। इससे पहले ही जगह ली थी, वो सिर्फ 500 गज थी जी। 500 गज? हाँ जी। उस 500 गज में 2 से 3 महीने उस जगह पे रहे जी।
और हमेशा ना भोले बाबा ही अंदर से आते थे। कभी ये लगता था कि मुझे बोल रहे हैं कि मेरा त्रिशूल नहीं आता इसमें। अच्छा। कोई जगह थी या टेबल था, क्या था, रात को सपना, मतलब पूरा ढंग से याद नहीं होता था। कभी त्रिशूल नहीं आता, कभी वो कहते मेरा पैर इसमें छोटा पड़ रहा है। तो मुझे कहीं कहीं ये संकेत मिला कि ये जगह शायद छोटी हो गई है, छोटी है। इस जगह में भोले बाबा नहीं विराजमान होना चाहते, उनको बड़ी जगह चाहिए। उसके बाद जी जगह ढूंढनी शुरू करी। आज की डेट में जिस बख्तावरपुर रोड पे हिरण की जगह बोलते हैं उसका, उस जगह पे, वहाँ पे ये मंदिर की जो स्थापना हुई उसके बदले जगह ली जी। बहुत सारी अड़चने इस जगह को लेने में। वहाँ पे हमें स्थापना, जब हमारी मूर्ति स्थापना को, सॉरी, जो हमारी जो शिला का, जब हमने उस दिन भूमि पूजन किया था और शिला की स्थापना करी महाराज जी के हाथों, और वहाँ के उत्तराखंड के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके मित्र हैं? हमारे मित्र हैं जी। वैसे भी मतलब वो एक संघ पृष्ठ से है जी, और वही पृष्ठभूमि हमारी रही है। तो उस पृष्ठभूमि से उन्होंने हमारी मदद करी। तो वो लोग यहाँ पे आए जी। और जब हम उसकी शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने बोला, जो मेरे एक ही गुरु हैं जी, वो हैं श्री कैलाशचंद्र गिरी जी महाराज। क्या बात। और उनको भी गुरु बनाने का सौभाग्य ऐसे प्राप्त हुआ जी, मैंने उनको देखा कि वो नदी के अंदर 20 से लेकर 22 घंटे रहते हैं। नदी में रहते हैं जी। अच्छा। जब वो वहाँ नदी के अंदर जब वो पूजा कर रहे होते हैं ना जी, गंगा मैया की पूजा कर रहे होते हैं, तो 20-22 घंटे नदी में खड़े होते हैं। जब वो रुद्राभिषेक करते हैं या जो जल का अभिषेक करते हैं, आपने देखा होगा कि जल से अभिषेक करते हैं उनको 6 से 7 घंटे 8 घंटे हो जाते हैं जी। उस घंटे लगातार करते हैं। मैं तो कहूँगा हम 4 या 6 बार करें, बहुत बड़ा मटका होता है, उस मटके से वो रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते हैं, तो हमारे तो 4 बार में हाथ टूट जाएगा जी। लेकिन उनका इतनी बड़ी शक्ति उनके अंदर है कि वो आज की डेट में भी जिस हिसाब से तब करते थे ऐसे आज की डेट में करते हैं। इसलिए गुरु माना है कि हमने साक्षात्कार देखा है किसी को। एक तो किताबों में पढ़ के गुरु जी बनाते हैं और एक साक्षात्कार देखते हैं उनको, और आज की डेट में भी उनके बहुत चमत्कार है जी। मैंने उस दिन जब आप, ये भी हमारा सौभाग्य था जी, जब आपने बोला आज कि हमने उस दिन पहला दिन था जब 10 जुलाई 2024 की बात है जी, ये जब उसका भूमि पूजन हुआ था, मैंने आपसे निवेदन किया कि आपने वहाँ पे आना है और आपने मंत्र संचालन करना है। तो आपने बोला कि मैं तो आइडिया नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं। तो मेरे निवेदन पे आप वहाँ आए, और जैसे वहाँ पे आए तो आपका दिल खुश हुआ कि वहाँ पे की पब्लिक को देख के, वहाँ का जोश देख के, वातावरण को देख के, कि यहाँ पे वास्तव में मैं जो सोच रहा था वो नहीं था, ये कुछ माहौल कुछ और ही है। पूरा एरिया एक सिमय था जी, बिल्कुल सबके मन में बाबा केदार के प्रति, कि दिल्ली में ऐसा मंदिर जो बनने जा रहा है, पहला मंदिर बाबा केदार का बनने जा रहा है, तो उसको देख के बहुत बड़ा उत्साह होता। हजारों की संख्या में लोग थे जी वहाँ पे, आपने देखा बिल्कुल। जो कलश यात्रा वाले भी थे उनकी लाइनें ख़त्म नहीं थी जी, और वो लोग अपने आप कलश लेके आए जी, अपने आप अपने कपड़े लेके आए जी। हमने उनसे कोई कुछ नहीं दिया उनको, वो अपने आप, उनके अंदर इतना उत्साह था कि दिल्ली में इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने वाला है और दिव्य मंदिर बनने वाला है। एक इसकी परिकल्पना ऐसी हुई जी। सुरेंद्र जी, जो दर्शक देख रहे हैं इस समय, वो जानना चाहेंगे कि कैलाश जो मंदिर आप बना रहे हैं, केदार मंदिर जो बना रहे हैं जी, महादेव का, उसका अभी तक कितना काम हो चुका है, आगे की क्या योजना है, कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, कितने लोग जुड़ चुके हैं, और आप इस सनातन के योद्धा कार्यक्रम में आम जनता से, आम दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जहाँ तक मंदिर की बात है जी, मंदिर का काम शुरू हो चुका है जी, और 2 से 2.5 साल का पूरा टारगेट है जी। हम 2.5 साल के अंदर जी इस मंदिर को 2028 में या 29 में मोदी जी के कार्यकाल पूरा होने से पहले कोशिश करेंगे कि मोदी जी इसके प्राण प्रतिष्ठा करें। अरे वाह, क्या हमारी परिकल्पना है। कितना हो पाता है वो तो बाबा केदार के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा। तो इसी कार्यकाल में ये हो जाएगा, कोशिश तो यही है। और बाकी आप जैसे लोग इसमें जुड़े हैं, जो हमारे संरक्षक के रूप में हैं और हमारे एक मेंटर के रूप में, और हमें समय समय पर इसके बारे में बताते रहते हैं, मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझे आपका सहयोग मिला, आपका एक संरक्षण मिला, कि आपने हमें एक अच्छी शिक्षा दी और अच्छे लेवल में जाने की बात करते हो। दूसरा जो भक्तों की बात है जी, जो श्रद्धालुओं की बात है, हम तो ये कहते हैं जी, वो हम बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है, जो हम ये शिला लेके आए हैं जी, ये शिव लिंग नहीं है, ये शिला है।
जिसको हम केदारनाथ से लेके आए हैं। अच्छा, केदारनाथ से लाए। हाँ जी, हाँ जी, उसका पूजा करा के वहाँ से लेके आए जी। और जब यहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब कभी मंदिर आप आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा जी। उस मंदिर में जब तो हम तो पत्थर समझ के लाए थे जी, जब उनके अंदर प्राण डाले गए उसके बाद उनके अंदर बाबा केदार के प्राण गए। आज सबको उनका जो आशीर्वाद मिलता है, जब उन लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जब प्राण डले उसके बाद होती है, उससे पहले पत्थर थे। तो पूजा शुरू हो चुकी है? पूजा शुरू हो चुकी है। अच्छा। 10 जुलाई 2024 से ही पूजा शुरू हो चुकी है। आप कभी देखेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी कृपा है जी बाबा केदार की, ओम अच्छा ऑटोमेटिक बन गया पत्थर के अंदर। अरे वाह, क्या बात है, चमत्कार वो है। जो अच्छा। शिला है ना जी, हाँ। उसमें ओम बन चुका है जी। अरे वाह, दिखता है जी, वो दिखता है जी ओम सबको। अच्छा वाह। और गणेश जी की जो बनावट है शरीर की, वो पूरी दिखती है जी उसके अंदर। अच्छा, आप कभी आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा। मंदिर में वो पूरा साक्षात देख सकते हैं सामने की, ऐसा लगता है कि किसी ने बना बनाया कोई लेके आया हो, लेकिन वो तो एक पत्थर था जी। उसमें तो अपने आप उनकी, जब उनके अंदर प्राण डले तो अपने आप ओम बनना शुरू हो गया जी। सुरेंद्र जी, अब हम समापन की तरफ जा रहे हैं जी। कार्यक्रम का समय भी हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, कोई बाबा केदार मंदिर से जुड़ना चाहे तो कोई वेबसाइट हो, कोई कांटेक्ट नंबर हो, कोई ईमेल आईडी हो, कोई संपर्क के लिए क्या करे, वो कैसे आप तक पहुँचे? उसके लिए जी श्री केदारनाथ मंदिर .com करके हमारी वेबसाइट है। वेब गूगल में लिखेंगे तो आ जाएगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। www लिखेंगे, हाँ। श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली अच्छा, लिखेंगे तो मंदिर का पूरा लोकेशन आ जाएगा जी, मंदिर का एड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा मंदिर के ऑफिशियल नंबर भी है जी, 9625700500। दूसरा नंबर 9625800250। मैं ये नंबर इस पे चलाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जी जी, वहाँ से लोग ले लेंगे जी। और ऐसी मनोकामना वाला मंदिर है जी, वहाँ जो भी भक्त आते हैं। एक बच्चे को एनीमिया हो गया थी, 7 महीने का बच्चा था, और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, और उस मंदिर में आए, और मंदिर में आते हुए आज उस बच्चे को 1 साल 3 महीने या 4 महीने हो गए जी। जिस डॉक्टर ने जब मना कर दिया था, यहाँ के उन्होंने वहाँ पे अरदास लगाई जी, अपनी मांग रखी, नंदी बाबा के कान में उन्होंने बोला, और आज वो बच्चा चल के मंदिर आता है जी। क्या बात, चल के मंदिर आता है। वाह। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, एक लड़का सवेरे आता था जी सेवा करने के लिए, और वो अपनी सीए की प्रैक्टिस करता था, और वो प्रैक्टिस करते करते उसकी सीए क्लियर हो गई, और आज वो गवर्नमेंट में किसी ये जो होते हैं ना अकाउंट्स वाले, जो हमारी वो करते हैं ऑडिट करते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट, उसकी जॉब भी लग गई। सीए करते उसकी जॉब भी लग गई, और वो बच्चा डेली शनिवार इतवार जब भी आना होता है, वो कहता है इस मंदिर के थ्रू ही मैं 3 बार मेरा अटेम्प्ट फेल हो गया था जी, और मैं टाइम भी पास हो गया और मेरा जॉब भी लग गई। तो ऐसा चमत्कार है जी आप, और बड़ी शांति है जी। वहाँ बैठ के देखोगे, कभी आप आके देखोगे, आपको बड़ी शांति और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखती है जी, मिलती है जी वहाँ से, मंदिर के अंदर से। तो मित्रों, कैसा लगा आपको सुरेंद्र जी रौतेला से मिलकर? ये पूज्य कैलासानंद जी महाराज के शिष्य हैं, और इतना ही नहीं है, कोविड में यमराज से हाथ मिलाकर आए, और आज पूरा जीवन भोले बाबा को समर्पित कर दिया है। दिल्ली में उत्तराखंड से बाबा केदार के दर्शन यहीं दिल्ली वालों को मिलेंगे, और मिल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। निश्चित रूप से आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं आप सबकी तरफ से भाई सुरेंद्र रौतेला जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वो स्टूडियो आए, उन्होंने अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया कि बाबा केदार का जो रूप दिल्ली में सबको देखने को मिलेगा, उनके दर्शन दिल्ली में होंगे, इसके लिए आपने मुझे चैनल के माध्यम से जो आज ये मौका दिया, आपका दिल से धन्यवाद, और चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।